everyone, so I hope everyone is fine and doing well. So आज का जो टॉपिक है अपना ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत ही आसान है, इतना आई थिंक सो ये आप लोगों ने बचपन में कर रखा है। ट्रांसपोर्टेशन जो वन ऑफ द बिजनेस सर्विस है, तो इसमें इतना कुछ समझने जैसा नहीं है। बट यस गाइस, इस पार्ट से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पेशली अगर आप डिफरेंस बिटवीन देखोगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ना, इस पार्ट से बहुत बार पूछा गया है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ओसीएम में, इसमें से जो रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट के बीच में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिएट किया गया है, वो जरूर और अच्छे से करके जाना, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से एक क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस सेक्शन से बिलोंग होता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है और ऐसा आपका पास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वो भी हमें यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बट आसान है, आप इजिली उसको टैकल कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहली बात यही बोली हुई है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना, अपनी इकोनॉमी में। 1 सेकेंड गाइस, इसमें तो भी हो गया है। हाँ, नाउ अब इंपॉर्टेंट रोल रहा है अपनी इंडियन इकोनॉमी में, उसको ग्रो करने में, क्योंकि सब अगर ये रोड वाटरवेज नहीं रहते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाता है ना, एयरवेज नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें रुक जाती, आई थिंक सो। ठीक है, तो हमारी इंडिया के प्रोग्रेस में बोलो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे ट्रांसपोर्टेशन। नाउ मीनिंग क्या बोलता है? तो मीनिंग बेसिकली बोल रहा है, जब हम मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मीन्स की कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, नाउ मोड्स कितने टाइप के होते हैं? तो रोड, रेल, एयर, वाटर, मोनोरेल एंड रोपवेज एंड पाइपलाइन। तो ये 7 ट्रांसपोर्ट है, बट उसमें जो लास्ट के 3 रहेंगे वो छोटे छोटे ही है। जो मेन है वो रोड, रेल, ट्रेन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे। नाउ देखो, रोड ट्रांसपोर्ट तो आप लोग जानते हो कि जो सरफेस है ना, जो पीपल एंड प्लेसेस को कनेक्ट करता है ऑन सरफेस ऑफ लैंड। ठीक है, जैसे रोड हो गया, ये सारी चीजें सरफेस ऑफ लैंड के ऊपर बनी होती है और उससे मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होता है। एंड ये मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट है जो यूज होता है। उस पे बुलेट कार्ट, साइकिल, रिक्शा, बसेस, कार, सारी चीजें यूज होती है। अगर आपने बीआरटी नाम सुना होगा, तो बीआरटी मींस आजकल हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए, थोड़े सस्ते दामों में शॉर्ट डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए, लोगों के लिए, ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चों को पहुंचाने के लिए विदाउट एनी इंटरसेक्शन, ट्रैफिक जैम ना हो, उसके लिए स्पेशल बीआरटी सिस्टम चलाया गया था, जो पूना, मुंबई, हर जगह जहां जहां मेट्रो सिटीज है, जहां जहां बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ता है ऑफिस जाते वक्त, तो ये सारी सिस्टम्स क्रिएट किया गया था। और ये जो है ना, अपने नेशनल हाईवेज जैसे स्टेट हाईवेज इन इंडिया, इंडिया हैज अ नेटवर्क ऑफ विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे एज नेशनल हाईवे विच फॉर्म द इकोनॉमी बैकबोन ऑफ द कंट्री। मतलब अगर रोड नहीं होता ना तो कुछ भी नहीं हो पाता। एक गुड्स, मतलब फिनिश गुड्स बोलो, रॉ मटेरियल बोलो, कोई भी कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाता। अपने कंट्री के जो रोड की हालातों को जिनको जिम्मा दिया गया है ना, गड्ढे तो कभी जाते नहीं है, लेकिन जिम्मा किसके पास है अपने कंट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपना क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। मतलब आपको दिया जाएगा, मैच द पेयर में हो सकता है, या एमसीक्यूज वगैरह में हो सकता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये सबसे चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आप अदर ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करोगे तो सबसे सस्ता है। ठीक है, थोड़ा फास्टेस्ट है कब? जब आप शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना चाहते हो, लोडिंग एंड अनलोडिंग डेस्टिनेशन पे हो जाती है, घर के बाहर है ना, बिजनेस के बाहर, तो ये थोड़ा इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ऐसा फ्लेक्सिबल, आपके टाइम के हिसाब से आने वाला आपके घर तक, आपके बिजनेस के बाहर है ना। अगर आप कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हो तो आपके घर के बाहर डिलीवरी बॉय देके जाता है। तो इट इज द मतलब मोस्ट फ्लेक्सिबल, आपके टाइम के हिसाब से डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वाला। वही अगर आप देखोगे वाटरवेज में तो या एयरवेज में आपके घर पे नहीं आएगा। ओके, तो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड इट इज अ फीडर ट्रांसपोर्ट। फीडर मतलब जैसे अगर आपको एयर ट्रांसपोर्ट जाना है, एयर मतलब एयरपोर्ट जाना है, तो ऑफकोर्स आपको रोड से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। ठीक है, अगर आपको वाटरवेज से जाना है
तो आपको वो जो डॉक एरिया है, जो स्टेशन है उनका, है ना, जहां पे आप शिप्स के थ्रू जाओगे, तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको रोड की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट। नाउ अगर इट ट्रेवल पीपल टू ट्रेवल एंड कैरी गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर अदर मोड इज नॉट अवेलेबल। यस, इट इज वेरी करेक्ट। जहां पे आप रेलवे नहीं आए अभी तक, जहां पे एयरवेज वाटरवेज नहीं कनेक्ट किए अभी तक, वहां पे रोड हमेशा अवेलेबल रहता है, चाहे वो कच्चा रोड हो या पक्का रोड हो, लेकिन हर जगह कनेक्टिविटी तो रहती है आने जाने की रोड ट्रांसपोर्ट की। ना कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, ऑफकोर्स हर पहलू के दो मतलब हर सिक्के के दो एंगल होते हैं ना, तो वही चीज कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देखोगे तो इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। अगर आप कन्याकुमारी से किसी और स्टेट में जाना चाहते हो, तो अगर आप कोई गाड़ी हायर करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। वही आप देखो ट्रेन से ट्रैवल करके तो जल्दी भी पहुंच जाओगे और थोड़ा इकोनॉमिकल मतलब सस्ता भी पड़ेगा, बट रोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा महंगा पड़ता है। हैवी एंड बल्की गुड्स के लिए थोड़ा हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लोग जो बिजनेसमैन है जिनको हैवी एंड बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वो ट्रक्स एंड अदर मोड्स जो होते हैं, क्रेन वगैरह, वो रोड ट्रांसपोर्ट में मतलब हायर तो करते हैं, बट बहुत हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है हैवी एंड बल्की गुड्स को लेके लाना एंड ले जाना। रोड ट्रांसपोर्ट जब भी वेदर कंडीशन खराब होता है, फ्लड हो गया, रेन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो सबसे पहला इंपैक्ट विल बी रोड। मतलब कुछ पत्थर गिर गया ऊपर से, है ना, तो रोड ब्लॉक हो जाता है, पानी भर गया रोड ब्लॉक हो जाता है, फ्लड आ गया रोड ब्लॉक हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड वेदर कंडीशन से होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट, एंड मोस्ट कॉमनली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रोड पे ही होते हैं। ओके, सो एंड जो इनके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है वो तो आपको समझ ही आ रहा होगा, दिल्ली एनसीआर की क्या हालत है आजकल। तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह से ही ज्यादा हो रही हैं। इसीलिए तो आई थिंक सो दिल्ली, है ना, वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास प्राइवेट कार है तो उसमें 2 लोगों को बैठा के आप शेयरिंग पूल वगैरह ये सब चीजें की जा रही है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ओनली, है ना, ट्रैफिक कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो, ये सारी चीजें। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सीख गए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ रेल ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ, तो रेल ट्रांसपोर्ट इज ओके। नाउ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन रेल लाइंस होते हैं उसको हम रेल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखोगे कोई मतलब मोस्ट डिपेंडेबल जो ट्रांसपोर्ट है आज के टाइम पे फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज रेल ट्रांसपोर्ट। इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है it occupy an important place in land transport system of our country and most dependable mode of transport to carry goods and passenger over long distance। जैसे मैंने आपको रोड ट्रांसपोर्ट में भी बोला, क्योंकि लोग के पास इतना ज्यादा प्राइवेट कार हायर करने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, तो दे प्रेफर कि हम रेल लाइन से लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर ले। नाउ अगर आप मिनिस्ट्री की बात करो तो इन केस ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डेवलपमेंट एंड लुक आफ्टर दी रेल ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट दी कंट्री। और बहुत तरीके के हमारे पास ट्रेन है, जैसे पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस, कार्गो गुड्स ट्रेन, है ना। एंड बहुत पॉपुलर अगर आपको ट्रेन पता भी होगा, दुरंतो, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हॉलीडे स्पेशल ट्रेन भी चलाए गए आजकल। एंड उसमें कुछ लग्जरियस ट्रेन भी है, देखो अगर आप सर्च करो बहुत लग्जरियस ट्रेन, पैलेस ऑफ व्हील, है ना, कुछ टूरिज्म बढ़ाने को, थोड़ी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने को, डेक्कन ओडिसी, रामायण एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। ओके, नाउ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना चाहते हो, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, है ना। अगर आप लार्ज क्वांटिटी गुड्स एंड हैवी एंड बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, अगेन वेरी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट। नाउ फास्टर है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन में देखो, रोड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा फास्ट आपके लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके दे देता है, और बहुत बार ये वेदर कंडीशन से इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है, लाइक फ्लड, ये सारी चीजें जो रेन वगैरह है, ये सारी चीजों से बहुत कम इंपैक्ट। थोड़ा लेट जरूर आएगा ट्रेन, लेकिन शेड्यूल पे सारी ट्रेन आ जाती हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है। एंड जो एक्सीडेंट रोड में बहुत कॉमन थे, इधर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में रेल ट्रांसपोर्ट इज दी बेस्ट, ठीक है। सेफ्टी भी बोलो एंड सिक्योरिटी, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कॉमन इधर नहीं होते हैं।
बट डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो नेवर बुक अ टिकट ऑन ट्रेन, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन आजकल इस चीज को भी केटर करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, इंटरसिटी ट्रेन चलाने के लिए 5 और 10 रुपए मेट्रो सिटीज में, मेट्रो सिटीज में है, बट बाकी के गांवों में या बाकी के नॉन मेट्रो सिटीज में ये सारी चीजें नहीं आई है। तो टिकट जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है थोड़ा सा महंगा गिरता है हमको। इट इज नॉट अवेलेबल टू रिमोट पार्ट ऑफ कंट्री। अगर आप देखोगे तो कुछ गांव में रेल लाइंस वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं है, और अगर इनका एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा गुड्स का लॉस एंड ह्यूमन बीइंग के लाइफ का लॉस बहुत ज्यादा तय होता है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरसेक्शन कम रखते हैं, बट अगर लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस होता है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट हेयर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड टाइमिंग के हिसाब से चलती है। एंड इट डज नॉट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, ये तो आपको पता है अच्छे से। तो आई थिंक सो देखो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपने बचपन में सीखी हुई चीजें हैं। आई थिंक सो नाउ एयर ट्रांसपोर्ट भी समझना इजी है। एयर ट्रांसपोर्ट कैरीज द गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू एयरवेज, हवाओं से जो मूवमेंट आपको देता है वन प्लेस टू अनदर, उसको हम एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये सारे आपने नाम सुने होंगे। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ कोर्स डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अगर आप नोटिस कर रहे हो ना कि बहुत सारी चीजें कंटेंट में ही दी गई हैं, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको उधर से ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलो इसके एडवांटेजेस अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपका कंटेंट, ऊपर का कंटेंट जो है वो इजिली कवर हो जाएगा। नाउ एडवांटेज देखो, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अमंग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑफ कोर्स अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, फ्लड आया किसी जगह पे, ड्रॉट आया किसी जगह पे, या एयर क्रैश हो गया, तो सबसे पहला जो मेडिकल रेस्क्यू टीम जाता है जिस ट्रांसपोर्ट से, इट इज एयरवेज, ठीक है, क्योंकि वही मोस्ट कन्वीनियंट होता है। कहीं भी हिली एरियाज में किधर भी जा सकता है, पहाड़ों में, जंगलों में। So air transport play a vital role during war or emergency situation, and it can be useful for rescue purpose or providing quick service in affected area. Third one is, as air transport uses natural way, no separate construction of route require like road or rail transport. So ये तो पता ही है ना, रोड की जरूरत नहीं होती हवाओं में, रेल की जरूरत नहीं होती हवाओं में। So no constructions of route, वो एयर को यूज करके ही एंड फ्यूल को यूज करके ही ट्रैवल करते हैं। सो लेस पोल्यूट होता है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, एंड उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत मददगार होता है जहां पे अदर ट्रांसपोर्ट इज नॉट एक्सेसिबल, जहां पे ट्रेन, वाटरवेज कुछ भी नहीं पहुंच सकता, वहां पे एयर जरूर पहुंच सकता है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है अदर मोड्स के कंपैरिजन, है ना, लेकिन वेदर कंडीशन खराब होते ही ये भी थम जाती है। फॉग हो गया, बारिश हो गया, बिजली कड़क रही है, तो डिले होता है बहुत सारा। मतलब आपने देखा होगा, मतलब शेड्यूल टाइम्स के बहुत बाहर चली जाती है, 6 घंटे लेट हो जाती है, तो मोस्ट अफेक्टेड ट्रांसपोर्ट है ये। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो बिल्कुल होती नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए एयरवेज है ही नहीं। एंड बट आप बोलो कि जैसे रोड में है ना, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत पैसा लगता है, रेलवेज में रेल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में इधर वैसा पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो पैसा लग रहा है एयरपोर्ट्स को कंस्ट्रक्शन, रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ही कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। एंड एयरवेज को जो है इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं, मतलब कोई कंट्री है ना, हर किसी को अपने हवाओं को इस्तेमाल करने नहीं देती। यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल ट्रैवलिंग, मतलब यू हैव टू, मतलब जो भी एयरलाइंस है उनको ये सारे नॉर्म्स के अंडर चलना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट। इधर अभी सारी चीजें कवर हो गई थी। अब हमारे कंट्री में वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एयरवेज हैं गिविंग सर्विसेज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स के। तो देखो उन्होंने दिया भी हुआ है एग्जाम्पल के लिए कि कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस ये हैं, मतलब डोमेस्टिक एयर इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर एंड स्पाइसजेट इज अ प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल क्वांटास एयरवे लिमिटेड इज अ ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ओके, नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी को इस्तेमाल करके
जो मूवमेंट करवाती हैं वो गुड्स एंड पैसेंजर का इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड किसके थ्रू, बोट, स्टीमर, लॉन्चेस, शिप्स के थ्रू ये मूवमेंट करवाती हैं. With the help of these means, goods and passenger are carried to different places both within as well as outside the country. तो आपने सुना भी होगा जो मोस्टली है ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है विद इन मतलब इंटर कंट्रीज, वो थ्रू वाटरवेज ही होता है. और ये वाला हाईलाइट करना, जब हम इन मतलब वाटरवेज विद इन कंट्री के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एक स्पेशल नाम है, उसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल नाम है. जब हम डोमेस्टिकली व्हेन दी गुड्स एंड पैसेंजर मूव इनसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर मूवमेंट हो रहा है वाटरवेज के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. व्हेन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू कैरी द गुड्स एंड पैसेंजर ऑन ओशन और सी रूट, इट इज नोन एज ओशन और सी ट्रांसपोर्ट. ये भी हाईलाइट करना, जब हम ओशन एंड सी रूट को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं ओशन एंड सी ट्रांसपोर्ट. और कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लुक आफ्टर दी डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट दी कंट्री. ओके, तो ये मिनिस्ट्रीज थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर रही हूं क्योंकि आपके एग्जाम में मैच दी पेयर में आ सकता है कि एक साइड आएगा एयर ट्रांसपोर्ट और एक साइड कहीं पे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए किसके साथ मैच करना है. तो बेसिकली वाटरवेज देखोगे तो अगर बल्की एंड हैवी गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरी करना है तो इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल, सस्ता माना जाता है एंड थोड़ा सेफ माना जाता है क्योंकि अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट थोड़ा कम होता है. इट हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, है ना. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अगर देखते हो तो मैंने आपको पहले ही बोला मोस्ट यूज्ड अगर ट्रांसपोर्ट बोलते हो तो इट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. Now there is no cost of constructing and maintaining of routes and most of them are naturally made. जैसे एयरवेज को हवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही वाटरवेज वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो मोस्टली क्या होते हैं वो नेचुरली मेड ओशंस एंड सी होते हैं. ठीक है, इट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट. जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने हिसाब से आने वाली चीजें हैं. नाउ अगर रेल देखोगे तो रेल कभी भी अपने हिसाब से नहीं आती है, अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं आती. बट वाटरवेज के जो अपने शिप्स होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं, अगर आपने प्राइवेटली बुक किया है तो वो आपके टाइमिंग के हिसाब से आता है पोर्ट पे और आप लोडिंग एंड अनलोडिंग कर सकते हो. मतलब इधर थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू रेल. रेल में तो बिल्कुल भी नहीं होती. नाउ डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो ये बिल्कुल भी डोर टू डोर सर्विस आपको नहीं देगी. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये भी वेदर कंडीशन से अफेक्ट होती है. बिजली कड़की, ज्यादा बारिश हो रही है तो उनको थोड़ा हॉल्ट लेना पड़ता है मिडवे में. एंड थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि उनको क्या होता है कि जब वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा धीरे चलना पड़ता है. मतलब थोड़ा 1 महीना लग जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में. तो ये सब सारी चीजें स्लो मूविंग ही हो जाती हैं. सो मोस्ट इन्वेस्टमेंट जैसे एयरवेज में एयरपोर्ट्स वगैरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंस्ट्रक्ट करने में लग रहा था, तो इधर भी पोर्ट, शिप एंड मेंटेनेंस को बहुत खर्चा लगता है. शिप्स को मेंटेन रखना पड़ता है वरना छेद हो गया तो गया, है ना. सो ये सारी चीजें होती हैं. नाउ फिफ्थ में आपने ये शायद इंश्योरेंस के पार्ट में पढ़ा था कि जब भी हम सी का जो डेंजर है, आपने उधर पढ़ा था कि हमेशा वाटर वेज में जो सी से रिलेटेड डेंजर है ना, वो साथ में आती है इन वाटरवेज. ऑफ कोर्स है तो ठीक है, तो इट इज सब्जेक्ट टू पेरिल ऑफ सी. जो भी चीजें अटैच होती हैं वो आपको इधर झेलनी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, मोनोरेल एंड मेट्रोज. आपने दोनों नाम सुने होंगे जो मेट्रो सिटीज में आप लोग रह रहे होंगे. मेट्रोज तो पता ही है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है ताकि जो ऑफिस गोइंग, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है वो इजिली सस्ते दाम में ट्रेवल कर पाए. एंड मोनोरेल भी देखा होगा. देखो मेट्रो या रेलवे 2 पटरी पे चलती है. मोनोरेल इस सिंगल बीम को यूज करके चल रही होती है. ठीक है, तो उनको मोनोरेल बोलते हैं. अभी मुंबई का ही है मुंबई मोनोरेल. ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाउंड इन अर्बन एरिया. मोस्टली अर्बन एरिया में ही रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, है ना. और जगह पे इतना नहीं है. ठीक है, उधर ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है. ये एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग माने जाते हैं. मोनोरेल हम इसलिए यूज वर्ड दिया हुआ है क्योंकि दे यूज ट्रैक कंसिस्ट ऑफ सिंगल रेल एंड बीम. अगर आप सर्च मार के देखोगे गूगल पे तो आप देखोगे वो एक सिंगल बीम पे ही चलते हैं, इसीलिए उसको मोनोरेल बोला हुआ है.
The term is also used to describe the beam of system or the train traveling on such beam or track. From the passenger perspective, monorail can have some advantage over modes of other such as less intersection, no traffic jam, absence of problem of collision. देखो इधर ना, मतलब अगर आप रेलवे में देखोगे तो कभी कभी नोटिस करोगे कि ना रेलवे थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है ना, कोई ट्रेन रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि आगे से कोई ट्रेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उधर रुक जाती है, हॉल्ट मार लेती है, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे मोनो रेल या मेट्रोज में ये जो ट्रैफिक जैम या इंटरसेक्शन का जो प्रॉब्लम है दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में, इधर नहीं होता है। ओके, नाउ 6th वन इज रोपवे। तो रोपवे नॉर्मली कहां पे होता है? जब आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, जब आपको कनेक्टिविटी दी जाती है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली, है ना, एक ट्रॉली में आपको बैठाया जाता है ऐसे डिब्बे में, एंड आपको हिली एरियाज में मतलब पहाड़ पे चढ़ाया जाता है। तो ये ऐसे इस जगह पे गुड्स एंड पैसेंजर को इजिली पहुंचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रायगढ़ हो गया, रायगढ़ रोपवे एट रायगढ़ फोर्ट, रोपवे एट सोनमार्ग इन श्रीनगर एटसेट्रा। नाउ 7th वन इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। नाउ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है जब हम गैसेस या स्लरी, सीवेज वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, या जो ज्यादा ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ना आए, जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, आप अंदर ही अंदर इसको ट्रैवल करवाना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी में आ जाता है तो वो उड़ जाएगा या खत्म हो जाता है। वो करके देखो आप लोग। तो ये जो और बहुत सारे जो जैसे ये सीवेज, गंदा पानी, गटर वगैरह जो होता है, या जो अपने बिजनेसेस, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उधर जो गंदे पानी को निकालना है, केमिकल को निकालना है, तो वो पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पल्यूट ना करे बाहर वाटरवेज को, या ऑक्सीजन को पल्यूट ना करे। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड थ्रू दी पाइप, मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस को इस्तेमाल। शॉर्ट डिस्टेंस किसके लिए? सीवेज, स्लरी, गंदा पानी। while long distance network are used for petroleum and natural gas. So I think so आपको समझ में आ गया ये वाला सेक्शन, है ना। Now we will start another business service that is warehousing. तो अगर ये टॉपिक आप देख रहे हो ना, तो जैसे पिछला टॉपिक कैसे इजी एंड स्कोरिंग था, तो ये थोड़ा लेंदी भी था पिछला वाला टॉपिक, लेकिन ये शॉर्ट एंड प्लस स्कोरिंग भी है एंड प्लस इजी भी है। तो फर्स्ट 2 जो टॉपिक थे अपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वो थोड़ा टफ था, स्कोरिंग भी है, उसको छोड़ भी नहीं सकते, है ना, लेंदी भी है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि शॉर्ट है, इजी है एंड स्कोरिंग है, ठीक है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। मैं बात कर रही हूँ टॉपिक वेयर हाउसिंग की, वन ऑफ द बिजनेस सर्विस, है ना, जिसको हमें कभी भी बिजनेस सर्विस चैप्टर में से स्किप नहीं करना है। बहुत इजी है। देखो, वेयर हाउसिंग बेसिकली क्या होता है कि जब वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने प्रोडक्शन कर दिया है, अब उसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, स्टोर करना है, तो हमको एक प्रॉपर जगह की जरूरत होती है, प्रॉपर एक्टिविटीज की जरूरत होती है। और इसी प्रोसेस एंड इसी एक्टिविटीज को जब सम ऑल किया जाता है, तब हम उसे प्रोसेस बोलते हैं वेयर हाउसिंग का, ठीक है। बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे हम अपने गुड्स के प्रिजर्वेशन के लिए, गुड्स के क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए लंबे टाइम तक, till the consumption, because we know there is a time gap between the production in the industry and consumption by consumer in the market. So we have to fill the gap in between these 2 activities. तो ये जो 2 एक्टिविटीज है उसको फिल करने के लिए प्रोसेस का नाम है वेयर हाउसिंग। तो देखो क्या दिया हुआ है मीनिंग में, वेयर हाउसिंग refers to the storage of goods and consists all those activity which are connected with the storage and preserving of goods. It is means of storing the goods. Warehousing can be defined as group of activities, वो सारे activities जो कनेक्ट होते हैं किससे? स्टोर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। समझ में आया? नाउ वेयर हाउस को कैसे समझाया हुआ है? एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किस चीज के लिए बना हुआ है? स्टोरेज एंड अकुमुलेशन ऑफ गुड्स, मतलब टिल द कंजम्पशन हम अकुमुलेट करके रखना चाहते हैं ना, इकट्ठा करके रखना चाहते हैं कि जैसे ही सीजन आए तो हम एकदम से मार्केट में ये सारी चीजें पहुंचा पाए, प्रोडक्शन किए बिना। मतलब प्रोडक्शन में थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, इससे अच्छा कि हम पहले ही प्रोडक्शन करके उसे वेयर हाउसेज में स्टोर करके
जब कंजम्पशन का वक्त आएगा तो हम उसको इजिली मार्केट तक पहुंचा पाएंगे। नाउ देयर आर मेनी वेयर हाउसेज, इससे आपको पूरा जो टॉपिक है वेयर हाउस का वो पूरा इजिली समझ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है स्टोरेज, ठीक है। हमको जो वेयर हाउस है वो सबसे पहला फंक्शन क्या देता है, सबसे पहली काम जो वेयर हाउस का है वो है स्टोरेज। तो बेसिक मतलब जिस चीज के लिए वेयर हाउस बना है, जो बेसिक फंक्शन है वेयर हाउस का इज दी स्टोरेज। ओके, ना जो भी सरप्लस कमोडिटीज होते हैं इंडस्ट्रीज में, वो जो अभी इमीडिएटली नहीं नीडेड है उसको स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेज में टिल दी इट इज नीडेड बाय दी कंज्यूमर या कस्टमर। ओके, नाउ सेकेंड वन इज दे आर टॉकिंग की दे आर सेइंग की वेयर हाउसेज ब्रिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन। Now this is very interesting to know. Yes, warehouse brings price stabilization. जैसे आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई अगर ये बैलेंस रहेगा तो हम मार्केट में जो प्राइजेस होते हैं गुड्स के वो मेंटेन रहेगा। आपने कभी फील किया होगा कि जब मार्केट में जो सब्जी की कमी हो जाती है उसकी अचानक से प्राइजेस बढ़ जाती है। जैसे टमाटर का फील किया होगा आपने लास्ट ईयर, कुछ सालों पहले अनियन का वैसा आपने डिमांड जो प्राइस राइज है वो अनियन में फील किया होगा। तो ऐसा होता है कि जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है बट सप्लाई कम हो जाती है तो जनरली प्राइसेस हाई चले जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो एक एक्टिविटी है उसका नाम वेयर हाउसेज ही है। मतलब कि अगर हम वेयर हाउसेज से है ना ये जो डिमांड एंड सप्लाई वो मेंटेन कर पाए तो जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा थ्रू आउट द ईयर। अगर बहुत लोगों को पता होगा जो व्हीट है, राइस है, सॉल्ट है, जो भी नेसेसरी गुड्स है वो बनते एक टाइम पे है, प्रोड्यूस एक टाइम पे होते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर उसको प्रॉपरली स्टोर करके सप्लाई किया जाता है। इसके वजह से ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर आपको आटा चावल ऑलमोस्ट सेम रेट पे मिल रहा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेयर हाउसेज ओनली। बिकॉज डिमांड भी रहती है और सप्लाई भी रहती है। सप्लाई इसलिए रहती है क्योंकि जो वेयर हाउसेज है उसको टिल दी कंजम्पशन उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखते हैं और मतलब वेयर हाउस करके रखते हैं। धीरे 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 जब डिमांड होता है तब वो निकालते हैं वेयर हाउसेज से। सो इट इज अचीव बाय, देखो इट इज अचीव बाय क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। मतलब जब डिमांडेड है तब सप्लाई करना है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वो टाइम यूटिलिटी का फायदा लेते हैं वेयर हाउसेज। जैसे आपने फील किया होगा जो गणेश चतुर्थी आती है उस टाइम पे हम गणेश जी के आइडल्स खरीदते हैं। आप नोटिस करोगे वो जो गणेश की मूर्तियां रहती हैं वो बनती पूरे साल है। मतलब जो साचा रहता है, फिर वो व्हाइट कलर की मूर्ति जिसपे पेंटिंग नहीं रहती वो बनता है, फिर उस पर प्रॉपर पेंट किया जाता है, फिर उनको मुकुट वगैरह सजाया जाता है। तो ये पूरा थ्रू आउट दी, और जैसे ही गणेश चतुर्थी के टाइम पे उसकी डिमांड होती है, उस टाइम पे डिमांड होती है तो वेयर हाउसेज से उसको निकाला जाता है और उसका बेनिफिट लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वेयर हाउसेज के वजह से टाइम यूटिलिटी कंज्यूमर को दे पाते हैं क्योंकि उसी टाइम पे वो चीज डिमांड होती है। तो जब हम उस टाइम पे उस चीज की प्रॉपर नीड को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। तो वेयर हाउसेज के वजह से वही चीज हो पाता है। So in warehouses, usually large stock of the goods is kept. Whenever there is a shortage in the market, good can be immediately supplied through the warehouses, which help in the price stabilization to avoid the rise in the price due to demand and supply differences. Okay. Now third is risk bearing. वो बोल रहे हैं कि यार रिस्क बेयरिंग बहुत होती है वेयर हाउस के वजह से। देखो क्या होता है, मोस्टली जब लास्ट स्टॉक में गुड स्टोर होते हैं तो कहीं पे चोरी का डेंजर होता है, डिटोरिएशन मतलब जो गुड्स है उसकी क्वालिटी कम होने के चांसेस होते हैं। बट वेयर हाउसेस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं कि दे मिनिमाइज दीज रिस्क, है ना। वो वेयर हाउस जो कीपर्स होते हैं वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं नेसेसरी, है ना, दवाई छिड़कते रहते हैं या मॉइस्चर क्रिएट नहीं होने देते जिसके वजह से जो खाने पीने के चीजें हैं वो खराब ना हो। तो वो मतलब वेयर हाउस उस तरीके से ही कंस्ट्रक्टेड होते हैं कि ये सारी चीजें होने नहीं देते। फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय द गुड, वेयर हाउस कीपर शैल लाइबल टू द ओनर ऑफ द गुड। और जो वेयर हाउस कर रहा है अगर कभी कभार ये खराब भी हो जाते हैं तो ओनर ऑफ द गुड्स को भरपाई करनी पड़ती है। किसको? जो जिसने वेयर हाउसेस किया हुआ है। मोस्टली केस में जिसका वेयर हाउस होता है वही ओनर ऑफ द गुड्स होता है। बट बहुत कभी ऐसा भी होता है वेयर हाउस कीपर अलग रहते हैं और जो ओनर ऑफ द गुड्स रहते हैं वो अलग रहते हैं। हम अगले सेक्शन में वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि वेयर हाउसेस के वजह कुछ नुकसान हो जाए तो वो ओनर को भरपाई की जाती है।
बाय वेयर हाउस कीपर। ओके, नाउ वो बोल रहे हैं कि वेयर हाउसेस के वजह से आप बहुत बार फाइनेंसिंग ले पाते हो। फाइनेंसिंग मतलब क्या कि देखो गुड्स एक तरीके से आपका असेट है, लेकिन अभी तक बिका तो नहीं है ना, लेकिन अगर आपको और प्रोडक्शन करना है तो आप इस गुड्स को एज अ सिक्योरिटी, एज अ गिरवी बोलते हैं ना हम, एज अ गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। मतलब लोन कैन बी रेज फ्रॉम दी वेयर हाउस कीपर, मतलब दो तरीकों से, या तो आप वेयर हाउस कीपर के पास आपका गुड्स पड़ा हुआ है तो उससे ही लोन ले लो, नहीं तो वेयर हाउस गुड्स जो रखे हुए हैं आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के को उसको गिरवी कर दो और उनसे लोन ले लो। ठीक है, तो दोनों तरीकों से हो सकता है। तो गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी, क्या बोल रहे हैं वो, एज अ सिक्योरिटी एक्ट होता है, मतलब गिरवी, गोल्ड को भी आप गिरवी रखते हो ना वैसे, तो गुड्स को गिरवी रख के आप वेयर हाउस कीपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो। इन दिस मैनर वेयर हाउस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेसमैन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशन। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग। बहुत सारे वेयर हाउसेज में ना ये एक्टिविटी होती है, जैसे प्रोडक्शन हाउसेज में या इंडस्ट्रीज में ना इतनी सारी एक्टिविटीज चल रही होती है कि ग्रेडिंग एंड पैकिंग, जैसे ग्रेडिंग मीन सेपरेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे हम सेपरेट जब करते हैं तो उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। और पैकिंग तो आपको पता होगा कि हम जो सेकेंडरी प्राइमरी पैकिंग होता है उसको डैमेज ना हो, मॉइस्चर क्रिएट ना हो चीजों में, है ना, क्वालिटी डिग्रेड ना हो, तो प्रॉपर तरीके से हमें उसे पैक करना पड़ता है, टूटे फूटे ना चीज। तो नाउ डेज ये हो गया है कि अब पैकिंग इंडस्ट्री में होने से अच्छा या ग्रेडिंग इंडस्ट्रीज में होने से अच्छा जो सारी एक्टिविटीज है जो साइड में हो सकती है वो वेयर हाउसेज में होती है। तो उन्होंने वही बोला है कि वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग ऑफ गुड्स, गुड कैन बी पैक्ड इन अ कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओनर। नाउ ट्रांसपोर्टेशन, अभी ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसेज के वजह से इजी हो जाता है, ये लोग बोल रहे हैं। ऑफकोर्स जो वेयर हाउसेज होते हैं ना वो सिटी के आसपास लोकेटेड रहते हैं, इंडस्ट्रीज एमआईडीसी एरिया में लोकेटेड होते हैं जो कि सिटी से बहुत दूर होते हैं, तो उधर से ट्रांसपोर्टेशन मार्केट प्लेसेस तक पहुंचाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जो कि जब आप वेयर हाउसेज में चीजें रखोगे तो वो बल्क जो रहता है वो आप तुरंत मार्केट में प्लेस ऑफ डिलीवरी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। देखो इधर टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि वेयर हाउसेज आपको टाइम यूटिलिटी देता है या प्लेस यूटिलिटी देता है, तो आप टाइम यूटिलिटी लिखोगे। प्लेस यूटिलिटी भी वो इनडायरेक्टली इसलिए दे रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कहीं ना कहीं आसान हो रही है वेयर हाउसेज के वजह से, तो उन्होंने प्लेस यूटिलिटी भी दिया हुआ है। प्लेस यूटिलिटी मतलब उस जगह पे पहुंचा देना जिस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये प्लेस यूटिलिटी हो गया। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है, बट बिकॉज ऑफ वेयर हाउसेज ओनली ट्रांसपोर्टेशन इज बिकमिंग इजी, तो आपको प्लेस यूटिलिटी का फायदा मिल रहा है उधर। सो warehouses create time utility by preserving the goods till they are demanded, and it also create place utility by providing the good at a place where they are required। समझा? Now प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब कुछ चीजें जो होती है उसको एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्रेडिंग बोला मैंने, और भी बहुत सारे, जैसे कभी कभी फ्रूट्स जो होते हैं वो जब फार्म में कल्टीवेट होते हैं तो वो कच्चे होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से पकाना पड़ता है, उसको एक उतनी गर्माहट देनी पड़ती है। जैसे आपने मैंगो देखा होगा कि कच्चा मैंगो अगर आप प्रॉपर उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करोगे तो वो प्रॉपर पकेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये सारी जो एक्टिविटीज है कभी कभार प्रोसेसिंग की कहां पे होता है, वेयर हाउसेज में होता है। सो सर्टन कमोडिटी आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस, तो उसको कंज्यूम करने के लिए प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होता है। जैसे पैडी, पैडी क्या होता है, जब आपने चावल देखा होगा, चावल जब कल्टीवेट होते हैं तो वो ब्राउन कलर के कवर में आते हैं, उसको निकालना पड़ता है तब हम खा सकते हैं, तो उसको निकाले बिना चावल किसी यूज का नहीं है इन सिंपल सेंस। तो वो जो प्रोसेसिंग है, पैडी को निकालने का जो प्रोसेस है वो वेयर हाउसेज में होता है। तो इतने सारे फंक्शंस है, बट आई थिंक सो ये जो फंक्शंस है विच इज वेरी इजी टू रिकॉल एंड विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, और कंसेप्ट भी बहुत इजी है आई थिंक सो। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ वेयर हाउसेज। नाउ टाइप्स पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज में सबसे पहला प्राइवेट वेयर हाउस। ठीक है, मतलब आप देखोगे देयर आर हाउ मेनी, देयर आर 7 टाइप ऑफ वेयर हाउसेज। ये भी बहुत इजी पार्ट है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये टॉपिक आपको इजी लगने लग जाएगा, एंड यस एग्जाम में पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स। सो प्राइवेट वेयर हाउसेज, देखो नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है, इधर जो बिग मैन्युफैक्चरर रहते हैं,
है ना, बिग मर्चेंट्स रहते हैं जो इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं अपना खुद का प्राइवेट वेयर हाउसेस अफोर्ड करना, क्योंकि उनके पास लार्ज स्टॉक होते हैं स्टोर करने के लिए। वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते बेसिकली। तो जो बड़े बड़े जिनके पास इतना पैसा रहता है कि दे कैन अफोर्ड मनी एंड कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउसेस, तो वो अपना खुद का प्राइवेट वेयर हाउस रख लेते हैं। सो बिग मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कभी कभार इनके पास बहुत सारे नेटवर्क्स भी रहते हैं कि भाई अगर मैं केरला में आऊंगा तो कोई दूसरे बिग मैन्युफैक्चरर से हायर करवा लूंगा। तो बिग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में हैव अ नेटवर्क ऑफ हिज ओन वेयर हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, जो बिग बिग मैन्युफैक्चरर होते हैं ना ऑल ओवर द कंट्री, एक दूसरे का साथी बन जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल केरला में मेरे को स्टोरेज चाहिए बट मेरे पास महाराष्ट्र में है, तो मैं उस मैन्युफैक्चरर को महाराष्ट्र में स्टोरेज फैसिलिटी देके खुद केरला में फैसिलिटी ले लूंगी। तो ऐसे भाई बंधु से काम चल जाता है। हर जगह पे मैं प्राइवेट वेयर हाउस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकती ना और मेंटेन नहीं कर सकती। ओके, नाउ सेकंड वन इज पब्लिक वेयर हाउसेज। तो बेसिकली ये ना लाइसेंस्ड वेयर हाउसेज रहते हैं जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर अ सर्टेन चार्जेस। इसके चार्जेस नॉमिनल रहते हैं बट उसको वर्क करना रहता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेज नहीं रहते, गवर्नमेंट वेयर हाउसेज तो नीचे आने वाले, ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेज बिल्कुल भी नहीं रहते। इट इज ओन्ड बाय पीपल, है ना, प्राइवेट पीपल जो होते हैं, इट इज ओन्ड बाय, बिकॉज उनका बिजनेस है। वो क्या करना चाहते हैं, वो खुद का प्राइवेट वेयर हाउस मतलब वेयर हाउसेज बनाते हैं और ऐसे लोगों को वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं जिनको जरूरत है। ठीक है, कुछ नॉमिनल चार्जेस ही मांगेंगे लेकिन यस मांगेंगे तो सही। ठीक है, और इनको लाइसेंस लेना पड़ता है बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वेयर हाउसेज ओपन करने के लिए। तो लाइसेंस में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है जो इन्हें फुलफिल करना पड़ता है। सो ये सारी चीजें हैं एंड देखो इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसीलिए थोड़ा सस्ता रहता है। इनको प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट विल कैंसिल देयर वेयर हाउसेज जो लाइसेंस रहता है। Public warehouse provides storage facility to small manufacturer and trader at a low cost. These warehouses are well constructed, guarded round the clock to ensure safe custody. मतलब ये कौन से लोग फिर वेयर हाउसेज ओपन करेंगे, मतलब जिनके पास प्राइवेट वेयर हाउसेज ओन करने का इतना पैसा नहीं है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई विल गो फॉर अ पब्लिक वेयर हाउसेज जहां पे मैं थोड़ा सा वेल कंस्ट्रक्टेड है ना, गवर्नमेंट जैसी हालत नहीं होती जहां पे जैसे गवर्नमेंट वेयर हाउसेज प्रोवाइड करती है लेकिन वो इतना अच्छा कंडीशन नहीं होता। तो मेरे पास अगर थोड़ा बहुत पैसे देने के लिए है तो मैं इन लोगों को पैसे देके अपना एक रूम बुक कर लेती हूँ जहां पे मैं स्टोरेज फैसिलिटी ले लेती हूँ। एंड बिकॉज इट इज गार्डेड ऑल्सो राउंड दी क्लॉक, चोरी होने के चांसेस डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। और बेसिकली ये कहां पे ज्यादा लोकेटेड रहते हैं, रेलवे पे, हाईवेज पे, वाटरवेज पे, जहां पे वेयर हाउसेज की डिमांड भी ज्यादा है। समझ में आया आपको? ओके, सो ये दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक वेयर हाउसेज आई थिंक सो क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ बॉन्डेड वेयर हाउसेज। नाउ ये बॉन्डेड वेयर हाउसेज ना कहां पे लोकेटेड होते हैं, तो बेसिकली ये लोकेटेड होते हैं जहां पे कस्टम अथॉरिटीज होते हैं। और कस्टम अथॉरिटीज कहां पे होते हैं, डॉक एरियाज में। और डॉक कहां पे होते हैं, सी एरियाज में, जहां पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, जैसे मुंबई में है ना, जहां पे ओशन से कनेक्टिविटी है जिस स्टेट में, वहां पे जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वहां पे ये बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं। ये पूरा का पूरा लाइसेंस बाय गवर्नमेंट होता है और अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी चलता है। ठीक है, यहां पे इंपोर्टेड गुड स्टोर किए जाते हैं टिल द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मेन जो क्रस्क है इसका बॉन्डेड वेयर हाउसेज का ये है कि जब तक आप गवर्नमेंट की कस्टम अथॉरिटीज के जो कस्टम ड्यूटीज है वो नहीं पे कर देते, टैक्सेस पे नहीं कर देते, तब तक आपके जो गुड्स है वो इसी बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रहेंगे टिल द टाइम यू पे। ओके, सो वेयर हाउस कीपर के मतलब आपको वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग बॉन्ड दैट इट विल नॉट बी अलाउड द गुड टू रिमूव विदाउट द कस्टम ऑफ कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी। मतलब जो भी वेयर हाउस कीपर रहता है, मतलब इसका मतलब वेयर हाउस कीपर जो है इस वेयर हाउस का, उसको एक कस्टम अथॉरिटी को मतलब एक प्रॉमिस देना पड़ता है कि मैं इस गुड्स को तब तक नहीं निकालूंगा तब तक आपके कस्टम जब तक क्लियर नहीं हो जाते। देखो, वेयर हाउस इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस बोल सकते हो,
बॉन्ड इज ऑल्सो अ प्रॉमिस कि मैं इस गुड्स को तब तक नहीं निकलने दूंगा तब तक कस्टम अथॉरिटीज के पेमेंट क्लियर नहीं होते. So goods are held in the bond and cannot be withdrawn without the payment of custom duty if an importer is unable or unwilling to pay the custom duty immediately after the arrival of goods. क्योंकि क्या होता है कभी कभार लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाता है, वो तुरंत पे नहीं कर पाते, जैसे ही इंपोर्टेड गुड्स आते हैं वो तुरंत पे नहीं कर पाते, ठीक है, और बारिश का खतरा होता है, मॉइस्चर खराब हो जाने के खतरे होते हैं, तो इतना इजिली थोड़ी इंपोर्टेड गुड्स को खराब होने देंगे. ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत बोल सकते हो शर्मनाक चीज है कि इंपोर्टेड गुड्स बारिश में खराब हो गए. तो इसको क्या कर दिया जाता है, टिल द टाइम कस्टम ड्यूटी का अरेंजमेंट होगा तब तक के लिए बॉन्डेड वेयर हाउस में उसको अच्छे से रखा जाता है. कभी कभार क्या होता है जब आप इंस्टॉलमेंट में वेयर हाउस कीपर को नहीं, कस्टम अथॉरिटीज को आप पैसे पे करते रहते हो और उस इंस्टॉलमेंट में आपको गुड्स भी दे दिए जाते हैं इसमें बॉन्डेड वेयर हाउस में से निकाल के. तो एक अच्छा कंसेप्ट है उन लोगों के लिए जिनके पास इमीडिएटली, क्योंकि यार टैक्सीज ये से पे करना इमीडिएटली है ना, बहुत सारे पेमेंट्स रहते हैं, इंसान के पास कभी कमी हो सकती है, तो उस कमी को समझते हुए ये बॉन्डेड वेयर हाउस का कंसेप्ट निकाला गया है ना. उसी के आगे अब ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज हो जाएंगे. ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज मतलब कि अब बॉन्डेड वेयर हाउस में कब तक थे कस्टम ड्यूटी के पेमेंट. अब मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर दिए लेकिन मेरे पास अभी तक ट्रांसपोर्टर नहीं आया मेरे गुड्स लेने के लिए, तो उसको ओपन तो नहीं रख सकते, बॉन्डेड वेयर हाउस में से निकाल दिया लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टर नहीं आया, बहुत सारे चीजें की मतलब किसी रीजन के वजह से, तो फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस. नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप कस्टम अथॉरिटीज को ड्यूटी पे कर देते हो तो उसको स्टोर किया जाता है ड्यूटी पेड वेयर हाउस. ये जनरली किस चीज को समझते हुए, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है. तो ये जो ऑल ड्यूटी पेड वेयर हाउस आदि पब्लिक, जैसे ये भी एक पब्लिक वेयर हाउसेज, ये बॉन्डेड वेयर हाउस, ये भी एक पब्लिक वेयर हाउसेज ही है जो कि ऑल इंपोर्टर्स को अवेलेबल है. ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज हेल्प द इंपोर्टर एज अ प्रॉपर केयर, मतलब ये बॉन्डेड वेयर हाउसेज में भी एंड ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में भी प्रॉपर केयर रखा जाता है. प्रोसेसिंग भी अलाउड रहती है, जैसे सॉर्टिंग हो गया, सॉर्टिंग हम ग्रेडिंग से एसोसिएट कर सकते हैं, रीपैकिंग हो गया, ठीक है. तो जो भी प्रोसेसिंग चालू कर दिया जाता है, चलो अभी तक ट्रांसपोर्टर नहीं आया लेकिन मुझे प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, तो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में वो सारी प्रोसेसिंग यूज हो सकती है. और ये सब वेयर हाउसेज ना बहुत यूज होते हैं जहां पे री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया जाता है. जैसे सिंगापुर से गुड्स आया और आई वांट टू री एक्सपोर्ट इट टू यूएसए, तो मैं उसको ड्यूटी पेड वेयर हाउस में रख दूंगी, रीप्रोसेसिंग करवा दूंगी, जो भी ब्रांड नेम का चेंज वगैरह करना होगा उधरी से ब्रांड नेम चेंज करके मैं री एक्सपोर्ट करवा देती यूएसए में, मतलब मेरी कंट्री में एंटर ही नहीं होने देती. तो ये ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज बहुत अच्छा आइडिया है किस चीज के लिए, री एक्सपोर्टेशन, जहां पे जिसको हम 11th में एंट्री पोर्ट पढ़ के आए, ठीक है. जिसको याद नहीं है वो थोड़ा जाके देखो एंट्री पोर्ट क्या था. दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स एंड डॉक एरियाज, तो वो वही आसपास ही लोकेटेड रहते हैं जहां पे बॉन्डेड वेयर हाउस रहते हैं, उसके ही आगे पीछे लोकेटेड ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज रहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट वेयर हाउसेज. तो गवर्नमेंट वेयर हाउसेज मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसा होता है, ठीक है, प्योरली which is operated by, owned by, managed by, controlled by government. It is also managed, owned and controlled by government, या तो सेंट्रल या तो स्टेट, ठीक है, या तो पब्लिक अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत हो गया. ओके, सो जहां पे स्मॉल फार्मर, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, बहुत छोटे छोटे लोग हैं, मतलब जिनका माइक्रो बिजनेस है, स्मॉल स्केल यूनिट्स है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही ऊपर के प्राइवेट वेयर हाउसेज अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही पब्लिक वेयर हाउस अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो जाते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउसेज में अपने नॉमिनल चार्जेस पे करके. जैसे सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, हैविंग वेयर हाउसेज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड कंट्री. जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे चलाना पड़ता है गवर्नमेंट को, वैसे ही गवर्नमेंट वेयर हाउसेज फार्मर्स की नीड को समझते हुए चलाना पड़ता है. नाउ सिक्स्थ वन इज कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज. तो अपने मेंबर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नॉमिनल चार्जेस लेके कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज भी रहते हैं. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मुद्दा है ना, वैसे ही कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज का रहता है, विच इज ओन्ड, मैनेज बाय, कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. इनको ऑफकोर्स फिर कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके तहत चलना पड़ेगा, मेंबर वगैरह जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होने के लिए करना पड़ता है. दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एट अ इकोनॉमिकल रेट.
एंड किसको प्रोवाइड करते हैं, मेंबर्स बोल सकते हो, इधर लिखा हुआ है देखो, फार्मर्स को, ट्रेडर को या जनरल पब्लिक को ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ सेवेंथ वन इज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज या वेयर हाउसेज, सॉरी। नाउ जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लास्ट 2-3 ईयर से अगर आप देख रहे हो, 2-3 नहीं, कुछ 5-7 ईयर से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत ही बढ़ गया, ठीक है। तो नॉट ओनली जो चीजें टिक पा रही है, ऑल्सो दो चीजें जो टिक नहीं पा रही तो भी री एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जैसे मीट हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, तो वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएंगे, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल के, जैसे आप नोटिस करो मटर, ठीक है, मटर नॉन सीजनल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब अगर आप मार्ट वगैरह जाते हो, मॉल वगैरह, तो उसमें आपको फ्रीज्ड मटर मिलते हैं, ठीक है, मतलब वो टिकाए जाते हैं फ्रीजिंग करके प्रॉपर तरीके से। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट कोल्ड स्टोरेज का आया लास्ट कुछ सालों से, और वो भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज के वजह से, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज के वजह से। तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर अ पेरिशेबल कमोडिटी लाइक फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब बहुत सारे कंट्रीज मतलब बाहर से फ्लावर्स मंगवाती है, बुके रेडी करती है और महंगे महंगे दामों में बेचती है। तो ये सब कहां कैसे पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज ओनली। So in cold storage warehousing, goods are stored and refrigerated at a very low temperature as to preserve them and use them in a future. International trade has become possible due to these warehouses. तो इन सभी के वजह से ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है ये बहुत इजी हो पा रहा है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट बिजनेस सर्विस एंड लास्ट जो अपना कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन वन ऑफ द बिजनेस, थोड़ा सा मैं बोलूँ लीस्ट इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस सर्विस पड़ा हुआ है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला जो बिजनेस सर्विस थोड़ा सा आप साइडलाइन कर सकते हो एज कंपेयर टू दैट बिजनेस। तो कम्युनिकेशन मतलब हम मीनिंग पढ़ेंगे तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप देखते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, उसके बिना नहीं चल सकता। अगर आप नोटिस करो तो एवरी वन नीड बी इन टच विद ईच अदर। टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को क्या बोलना चाहते हैं, मिडिल लोअर लेवल को क्या बोलना चाहते हैं, ये जो ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, ये बहुत मस्ट चीज। अब देखो आजकल के जमाने में ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में सारा पोस्टल सर्विसेज होता था, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता था पोस्टल सर्विसेज। और इसके लिए अपने इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज है तो बहुत ही लाज रखा था, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन के बिना नहीं चल सकती। सो द प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर with the help of medium is termed as communication. Communication is very simple process where message is being transferred from sender to receiver. तो जहां पे sender to receiver चीजें ट्रांसफर होती है तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते। उस प्रोसेस से वो होता है जहां पे सेंडर सेंड करता है मैसेज एंड पर रिसीव करता है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन है वो एंड तभी होगा जब जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव कर लेता है तब। तो नाउ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज टू टाइप, पोस्टल सर्विसेज एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ पोस्टल सर्विसेज सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पोस्टल सर्विसेज जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के अंडर ये आता है। तो ये सारी चीजें हैंडल करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह की चीजें। और अपने इंडिया का जो पोस्ट है ना, वो सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इंडिया में माना गया है, जिसका 1,54,000 के अप्रॉक्स पोस्ट ऑफिस की नेटवर्क बताई गई है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली हर एक 21.56 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा और इतने लोगों को सर्व कर रहा है एक पोस्ट ऑफिस, ओके। अब टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज, तो इधर ये सारे पोस्टल सर्विसेज आ रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अगेन निग्लेक्ट कर सकते हो आप, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ज्यादा डीप में नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो। अभी तक के जो भी मैंने बिजनेस आपको पढ़ाया, मैंने हमेशा आप लोगों को डीप में जाने के लिए बोला है, बट ये वाला थोड़ा सा आप निग्लेक्ट थोड़ा सा कर सकते हो, ओके। नाउ मेल सर्विसेज के अंदर सबसे पहले इनलैंड लेटर। तो ये बेसिकली पहले के जमाने में आप अगर गूगल पे टाइप करके 2 मिनट जाके तो आपको आपको एक ऐसे साइज का ना, और साइड में से विंग्स
निकलेंगे और इधर भी चिपकाने का एक का पेपर निकलता है। तो ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आता है, एक शीट ऑफ पेपर आता है जिसकी ना प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब इस लेटर के अंदर अपना मैसेज लिखते हो जो भी है, और उसको फोल्ड कर देते हो, ऐसे फोल्ड करते हो कि ऊपर रिसीवर का एड्रेस आ जाना चाहिए, और साथ साथ में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी छिप जाना चाहिए। और ये जो इनलैंड लेटर है, वो देखो, इनलैंड लेटर मतलब सिर्फ इंडिया में ही यूज होगा, बाहर यूज नहीं होता है ये। So the written portion of inland letter is folded and sealed. Only the name and address of the letter is visible from the outside. Therefore, inland letter ensure confidentiality of the message. Now, C1 is envelope. तो envelope सबको पता होगा, एक छोटा envelope आता है जिसमें आप चेक या रिज्यूमे डाल के रिसीवर को भेज सकते हो, रिसीवर का एड्रेस डाल के। तो जब कॉन्फिडेंशियल चीजें या मैसेज भेजना होता है तो rather than inland letter you use envelope also, like चेक भी उसके साथ आप भेज सकते हो, फोटो, रेज्यूमे। तो एनवलप इंश्योर सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज। तो आपके जो भी रहता है तो बाहर वाले लोगों को नहीं समझ में आता। अब पार्सल, जब कोई हैवी चीज विद द प्रिस्क्राइब वेट एंड साइज आपको भेजना होता है तो आप पार्सल कर सकते हो, ठीक है। उसको आप पैक करते हो, है ना, टेप वगैरह लगाते हो प्रॉपर तरीके से ताकि वो फट ना जाए, पानी से खराब ना हो जाए। तो आप अक्रॉस दी कंट्री ये पार्सल की फैसिलिटी, या आउटसाइड दी कंट्री आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी पार्सल कर सकते हो एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड जो चीजें हैं, जैसे अल्कोहल, ड्रग, ये सारी चीजें, या लिकर, ये सारी चीजें पार्सल करना अलाउड नहीं है। कभी कभार जब आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे दूर दराज, जहाँ पे आपके गुड्स को डैमेज होने के चांसेस है, तो वहां पे के लिए आप क्या कर लेते हो, इंश्योरेंस ले लेते हो, ताकि अगर आपके गुड्स को कुछ हो जाता है तो उस केस में जो पोस्टल कंपनीज है वो आपको इंश्योर्ड अमाउंट है वो पे करेगी, इंश्योरेंस की तरह ही, ठीक है। तो अगर पार्सल लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब आप तक पहुंचते पहुंचते वो गुम हो गया ट्रांजिट में, ट्रैवलिंग में, तो फिर इंश्योरेंस अमाउंट आपको मिल जाएगा। नाउ D1 इज बुक पोस्ट। तो बुक पोस्ट आपने देखा होगा, आई डोंट नो, बट मैंने ऑफ कोर्स देखा है। मेरे को हर महीने ICI जो बुक पोस्ट के थ्रू जर्नल भेजती है, बिकॉज आई एम द मेंबर ऑफ ICI। तो वो उन्होंने क्या किया है, उनके क्या चल रहा है, मेरे को ईमेल के थ्रू आता है। लेकिन अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है। और हर महीने आपको एक बुक आता है, सारी चीजें आपको मतलब एक मैगजीन के तौर पे, जर्नल के तौर पे, पैम्पलेट के तौर पे हर महीने वो घर के एड्रेस पे आ जाता है। अब उसको स्पेसिफिकली बुक पोस्ट करके क्यों भेजना पड़ता है, ताकि कोई भी इंसान उसको फोल्ड ना कर दे। क्योंकि वो अगर बुक फोल्ड हो गई तो वो बुक फिर ओपन नहीं होगी, खराब हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो अगर आपको प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन, जर्नल अगर आपको भेजना है तो आप बुक पोस्ट के थ्रू भेजते हो, तो उसपे प्रिंटेड रहता है कि भाई ये अंदर क्या है, बुक पोस्ट है, और लिखा होना चाहिए। अगर आप बुक पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हो तो इट शुड बी मेंशन, मतलब वो मेंशन होना चाहिए कि ये बुक पोस्ट है, ताकि जो ट्रैवलिंग के जिनके हाथों में आ रहा है तो वो ऐसे चीजें ना करे, फोल्डिंग वगैरह की। ओके ओके, नाउ सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। तो अब देखो, पहले के जमाने में जो बिजनेसमैन हुआ करते थे ना, वो ये वाला जो पोस्टल सर्विस है ना, वो उनको अफोर्डेबल रहता था, और वो ऐसे पोस्टल सर्विसेज अफोर्ड करने के कारण वो ले भी लेते थे। अब इसमें क्या क्या है, जैसे बिजनेस पोस्ट हो गया, लॉजिस्टिक पोस्ट हो गया, बिल मेल सर्विसेज हो गया। मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अगर किसी बिजनेस को हर महीने अपने शेयर होल्डर हो या अपने मेंबर्स हो, उनको हर महीने पोस्ट करने का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे जो मेलिंग सोल्यूशन है ना, पोस्टल सर्विस इनको देती थी। कि जैसे आजकल ब्लू डार्ट कैसे पार्सल का सर्विस देता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह पे जो भी आपका पार्सल रहेगा वो आप हमें दे दो, हम प्रॉपर उसको पैक करके प्रॉपर एड्रेस पे भेजने का काम कर देंगे, मतलब आप सिर्फ हमें वो मटेरियल दो या प्रोडक्ट दो। तो वैसा ही केस इधर है, जब बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी के घर पे एड्रेस लिख के वो घर पे पहुंचाए, है ना, प्रॉपर तरीके से सील करे, अरेंज करे, तो ये सारी सर्विसेज कंपनी के बिहाफ पे कौन कर देता है, पोस्ट ऑफिसेस कर देते।
सम चार्जेस लेते हैं, लेकिन हमारा काम होने से मतलब है वो हो जाता है कंपनी के बिहाफ पे। तो बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन। देखो आपको जैसे कंप्लीट पार्सल सोल्यूशन है, वैसे कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन, राइट फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी। किसके लिए बेनिफिशियल रहता है? स्मॉल बिजनेसेस या लार्ज कंपनीज के लिए ये सबसे अच्छा रहता है। कस्टमर कैन चूज फ्रॉम द रेंज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मेलिंग सर्विसेज। मतलब इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको सिर्फ प्रिंटिंग लेना है तो प्रिंटिंग लो, प्रिंटिंग के साथ कोलेटिंग या इंसर्टिंग या सीलिंग या एड्रेसिंग लेना है, आप अपने हिसाब से, आपको जो परवड़ रहा है आप अपने कोटेशन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बोलो हमें क्या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से आपकी नीड को फुलफिल करेंगे। तो अपना जो इंडिया पोस्ट है ना, हैज सेटअप अ बिजनेस पोस्ट सेंटर इन मेजर सिटी स्पेसिफिकली टू हैंडल दी बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट। तो पहले जहां पे ज्यादा बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते थे, पूना, बॉम्बे, है ना, दिल्ली जगह पे, तो ये सारे मेलिंग सोल्यूशन वहां पे दिए जाते थे बिजनेसमैन को, ठीक है। तो क्योंकि उन दोनों को फायदा है, इनको भी काम मिल जाता था और कंपनीज का भी काम हल्का हो जाता था। ओके, नाउ लॉजिस्टिक पोस्ट मतलब, लॉजिस्टिक मतलब जब आपको पार्सल, जैसे मैंने आपको ब्लू डार्ट का बताया, तो पार्सल आपको करने का झंझट नहीं चाहिए, आप उन्हें हैंड ओवर कर दो और फिर वो आगे डिलीवर करने का काम कर देंगे। तो इंटायर जो वैल्यू चेन है आपका, मतलब ट्रांसफर करने का जो गुड्स है एंड कस्टमर तक, वो आप कहां से ले लेते हो? ये पोस्ट ऑफिस से ले लेते हो। So logistic post provide business customer a cost effective and efficient solution which manages the entire value chain from collection to storage to transmission to distribution across the country. Okay, now C1 is bill mail services. तो हमारे हर महीने बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, मंथली अकाउंट बिल होते हैं, तो ये सारे भी पोस्ट करना जरूरी होता है कस्टमर के एड्रेस पे, क्रेडिटर के एड्रेस पे, डेटर के एड्रेस पे। तो ये सारी चीजें जो है करने का काम, घर पहुंचाने का काम क्रेडिटर या कस्टमर के घर पहुंचाने का काम कि कौन कर देता था? ये पोस्ट ऑफिसेस कर देते थे कंपनी के बिहाफ पे। बस यही कंडीशन है कि मिनिमम बिल कितने चाहिए? 5000 चाहिए, है ना, ताकि बंडल डिलीवरी हो सके। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है, बाकी इधर इधर उधर की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। अभी उसके बाद हमारे पास है मनी रेमिटेंस सर्विस। मनी रेमिटेंस सर्विस मतलब जब हमें पैसे एक जगह से दूसरे जगह, अभी आप बोलोगे मैम अभी तो हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूपीआई है ना, एटीएम का ऑप्शन है, तो हम ये क्यों यूज करेंगे? तो ये आज के जमाने के लिए नहीं है, ये पहले के जमाने के लिए था, जहां पे यूपीआई नहीं आया था, जहां पे कंप्यूटर नहीं आया था, जहां पे ये सारे एआई फेल थे तब, है ना। तो ये सारे पोस्ट ऑफिसेस ये मनी ऑर्डर का इस्तेमाल करके, पोस्ट ऑफिस नहीं, हम जैसे लोग मनी ऑर्डर का इस्तेमाल करके अपने फॉर एग्जांपल रिलेटिव के घर में पैसे पहुंचाने हैं अपने। जैसे मैं कमा रही हूँ फॉर एग्जांपल मुंबई में, अब मुझे मेरे फादर के यहाँ, मेरे मॉम के यहाँ, मेरे पेरेंट्स के यहाँ पैसे भिजवाने, तो मैं किस तरीके से भिजवाऊंगी? तो ऑफकोर्स मैं मनी ऑर्डर उनको कर देती हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, तो इस तरीके से मनी ट्रांसफर करने का काम हो जाता था। देखो मनी ऑर्डर एक्चुअली क्या है? ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस को ऑर्डर करना कि भाई मैं एक सम ऑफ मनी देती हूँ उनके हाथ में और एक नेम स्पेसिफाई करती हूँ कि मुझे इस नेम के मतलब इस बंदे के घर पे इतना पैसा पहुंचाना है, ठीक है। मेरे को एड्रेस लिखना पड़ता है, पेई का मतलब पेई का नाम लिखना पड़ता है, इज अ पर्सन नेम इन मनी ऑर्डर एज अ पर्सन टू हुम द मनी इज टू बी पेड, उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ता है। अब ये जो मनी है वो उसके घर में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये पोस्ट ऑफिस क्या करेगी? अपने पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ये पैसा पहुंचा देगी और वो जो जिस एड्रेस पे मुझे भिजवाना है उधर का जो पोस्ट ऑफिस रहेगा उनके घर में वो पैसा डिलीवर कर देगा। सो द एडवांटेज ऑफ द सेंडिंग मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर इज दैट मनी इज डिलीवर एट द हाउस और हिज प्लेस ऑफ स्टे। ओके, तो घर पहुंच जाता है विदाउट एनी टेंशन। अभी देखो इसमें ना 1-2 दिन लग जाता है, लेकिन देखो नाम से ही पता चल रहा है सेकंड वाला क्या है? इंस्टेंट मनी ऑर्डर, मतलब इधर तुरंत पैसा पहुंच जाता है। तो इंडिया पोस्ट प्रेजेंट इंस्टेंट मनी ऑर्डर, द इंस्टेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक में जो 1-2 दिन का टाइम गैप था, अभी इसमें वो भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा इंस्टेंट हो चुका है, कन्वीनियंट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल भी रहता है। वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर रहता है थ्रू पोस्ट ऑफिसेस। मतलब पहले के जमाने में घर घर में कंप्यूटर्स नहीं आए थे, तो लेकिन पोस्ट ऑफिसेस में आ चुके थे, तो वो इंस्टेंट मनी ऑर्डर ट्रांसफर का फायदा ले रहे थे। तो वन कैन ट्रांसफर कितना? 1000 to
INR 50,000 from one designated post office to another designated post office. It is simple to send and receive money. उसकी लिमिट क्या थी कि आप मिनिमम आपको 1,000 डिलीवर करना पड़ेगा और मैक्सिमम 50,000 ही डिलीवर हो सकता है. अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मतलब जब इंडिया के बाहर वाले लोगों जो कमा रहे थे उनको इंडिया में जब पैसा भेजना रहता था तो वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर यूज करते थे. तो वो एक क्विक एंड इजी वे है, खुद आने से बेटर है कि वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल करते थे. तो देखो इधर ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस आर परमिसिबल, मतलब इंडिया से अंदर बाहर से अंदर आने का अलाउड था पैसे को, लेकिन इंडिया से बाहर ले जाने का अलाउड नहीं था अंडर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. So Department of Post and Government of India with the Western Union Financial Statement Services, a state of international money transfer service is now available through post office in India, which enable the instantaneous remittance of money from 195 country. मतलब हम 195 countries से inward money transfer करवा सकते हैं विदाउट एनी डिले, है ना. हमको सिर्फ ऑर्डर देना पड़ता है उनके पोस्ट ऑफिस को जो भी बाहर है, फिर वो आगे कनेक्टिविटी जोड़ के हमारे तक, मतलब इंडिया में जो सिटीजन है उन तक पैसे पहुंचाने का काम कर देते थे. ओके, नाउ रिटेल सर्विस के अंदर दो है, एक रिटेल पोस्ट और एक ई पोस्ट. तो रिटेल पोस्ट के अंदर क्या होता है, जहां पे जो पोस्ट ऑफिस है वो जनरल पब्लिक के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेल करके रखता था ताकि आपको उतना डिस्टेंस ट्रेवल ना करना पड़े. तो कुछ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके एरिया में ही पोस्ट ऑफिस करवा देता था. जैसे कि और भी बहुत सारे काम ऑफर करता था रिटेल पोस्ट के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन, है ना, पैसे कलेक्ट करना गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या कलेक्शन ऑफ अदर बिल, किसी कंपनी का कुछ कलेक्शन बाकी है तो पोस्ट ऑफिस को दे दिया उस एरिया में और उन्होंने कलेक्ट कर दिया और फिर वो थोड़ा सा फीस लेके वो अपना, है ना, बाकी का पैसा उनको दे देते. तो ऐसे बहुत सारे ना काम जो है वो कंपनी जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती पर्सनली जाके, वो पोस्ट ऑफिस को थमा देती थी और पोस्ट ऑफिस काम करता था और चार्जेस कंपनी से लेता था. नाउ ई पोस्ट मतलब नथिंग बट जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप सेंड कर सकते हो ईमेल के थ्रू, है ना. सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंट्रोड्यूस ई पोस्ट. थ्रू ई पोस्ट कस्टमर कैन सेंड देयर मैसेज टू एनी एड्रेस इन इंडिया विद द कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी थ्रू नेटवर्क मोर देन 155,000 जो नेटवर्क है उनके थ्रू आप फिजिकली डिलीवरी भी कर सकते थे लेटर्स की, या आप इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भी ट्रांसफर कर सकते हो, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ले सकते हो. तो मतलब इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जब आप पोस्ट ऑफिस के साथ डील अप करते हो, पोस्ट ऑफिस के साथ आप लोगों को कोई सर्विस चाहिए. नाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सिंपल है, कोरियर सर्विस जस्ट लाइक अ पार्सल सर्विस, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज ज्यादा ऑफर करती है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आइटम बिटवीन टू और मोर पार्टी is known as courier service. and देखो courier service are usually employed by a company and they charge a flat rate to a party using a courier service. जैसे बुक्स वगैरह पार्सल करना पड़ता है बच्चों को, है ना, या जर्नल वगैरह पार्सल करना पड़ता है, तो एक स्पेसिफिक फ्लैट रेट होता है केजी के ऊपर, कितना केजी का रहा तो इतना हम चार्ज करेंगे. यूजली ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है. सो कोरियर सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मेल सर्विस बाय फीचर. मतलब कि जो हमने ऑर्डिनरी जो पिछला अभी पार्सल वाला सर्विस पढ़ा था ना हमने, उसमें वो बहुत डिले होता था, इतना ज्यादा स्पीड नहीं रहता था, लेकिन ये जो कोरियर वाले कंपनीज है उनमें स्पीड, सिक्योरिटी, ट्रैकिंग फैसिलिटी, सिग्नेचर, स्विफ्ट डिलीवरी टाइम्स, ये सारी चीजें एक्यूरेट होती थी. मतलब टाइम पे पहुंचना, ट्रैक करना, आप ट्रैक कर सकते हो. आजकल पोस्ट ऑफिस ने भी ये स्टार्ट कर दिया, लेकिन पहले इतना नहीं था जितना कोरियर सर्विस करती थी. तो it is more expensive than usual mail service. Some example of courier service अगर आपने नाम भी सुना होगा, DHL, DTDC, UPS etc. इतनी सारे प्राइवेट कंपनीज है जो कोरियर सर्विस देने का काम करती है. अब वो नेक्स्ट वन इज इंटरनेट. इंटरनेट आपको पता ही है कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क से जहां पे आप वर्ल्ड वाइड किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, अपने जो मैसेजेस है वो कहीं पे भी सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये क्या है, इंटरनेट का यूज करके आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो.
बहुत सारे नेटवर्क्स हैं हमारे आसपास, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क यूज करके आप बहुत सारे वेबसाइट से नॉलेज भी ले रहे हो, बहुत सारे वेबसाइट का फायदा उठा रहे हो और कॉलेजेस के असाइनमेंट पूरे कर रहे हो। तो ये किसके थ्रू है? ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो ये मॉडर्न मीन्स में आएगा। तो ईमेल भी आप लोगों को पता है, ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग। अगर आपको किसी कंपनी को आज रिज्यूमे भेजना है तो आप ईमेल का इस्तेमाल करते हो, जहां पे जो ईमेल है सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेज का काम करते हैं। मतलब दोनों को ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, जो रिसीवर है और जो सेंडर है उस दोनों को साइमल्टेनियसली ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। आप सेंड करके रख देते हो, जैसे ही वो अपने ईमेल में लॉगिन करता है उसको पॉपअप मैसेज आता है कि इस बंदे से मैसेज आया हुआ है, तो आप रीड करके उसको रिप्लाई कर देते हो। तो ऐसे मॉडर्न मीन्स ऑफ में ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी, मेरे से ज्यादा पता होगी इनफैक्ट। तो ये सारी चीजें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ रही है। नाउ इस चैप्टर का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये गलती से भी छोड़ के मत जाना। ईच एंड एवरी डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इज इंपॉर्टेंट टू यू। तो अच्छे से करना। कुछ ये चैप्टर को मैंने समझाने में अपनी पूरी दिल जान सब लगा दिया है, तो पूरा अच्छे से करना गाइज। यही एक्सपेक्टेशन है कि इतने मेहनत का जो फल है वो जरूर मिले आपके थ्रू। मुझे जरूर एग्जाम रिजल्ट के दिन आप लोगों से मैसेज जब आता है कि मैम आपके ये वीडियो की वजह से, मैम ये करने की वजह से मेरा अच्छा मार्क्स आया, तो वो मुझे एक जो हैप्पीनेस देता है वो किसी के कंपैरिजन नहीं रहता है। तो आई वांट दैट मैसेज फ्रॉम यू ऑफ कोर्स कि आप लोग पढ़ो अच्छी तरह से और जरूर अच्छे मार्क्स लेके आओ। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे और ये चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगा वीडियो, और मुझे लाइक जरूर चाहिए आप वीडियो में। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो जरूर करना, ठीक है। तो होप सो यू लाइक द वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।